माइग्रेन। अदर नेम्स ऑफ माइग्रेन आर मैग्रीम, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैसा चीज जो कि हेडेक को इंड्यूस करे। तो माइग्रेन का अदर नेम मैग्रीम है। सिक हेडेक, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही सिक फील करता है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसके कारण कि पेशेंट नॉर्मल नहीं रहता है, बहुत डल हो जाता है। सो सिक हेडेक। स्प्लिटिंग हेडेक, क्योंकि जो हेडेक का जो कैरेक्टर होता है वो इस तरह का होता है कि जो हेड है वो दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, इस तरह का सीवियर पेन होता है। सो स्प्लिटिंग हेडेक। एंड हेमिक्रेनिया, क्योंकि हेड के एक साइड में पेन होता है, सो हाफ ऑफ द हेड और क्रेनियम, सो हेमिक्रेनिया। हेडेक दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेड एंड एक। तो हेड में सिर्फ हेड नहीं होता है, वो दो पार्ट, दो रीजन हो सकता है, या तो वो हेड में प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो पेन है वो नेक से भी शुरू होगा। सो हेड एंड नेक दोनों इंक्लूडेड होता है, वर्ड भले ही हेडेक है। आइदर पेन हेड में हो रहा है फिर वो नेक में रेडिएट हो रहा है, और पेन नेक से ही स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली वो हेड पे सारी जगह रेडिएट हो जाएगा। सो हेड और नेक दोनों एसोसिएटेड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक मीन्स टेरिबल पेन। Headache can be divided into two types, primary headache and secondary headache. The primary headache is chronic, ये long time तक रहता है, recurrent बार बार आएगा, and idiopathic, इसका जो cause है वो unknown है. While secondary headache is acute with an underlying cause, कोई एक reason होगा like injury से कारण के secondary headache होगा, वो as a symptom हो रहा है। secondary headache जो होगा वो किसी रीजन के कारण एज अ सिम्टम हेडेक आता है, जबकि जो प्राइमरी हेडेक होता है उसका कोई प्रॉपर रीजन पता नहीं होता है। प्राइमरी हेडेक फर्दर 3 टाइप का है। टेंशन टाइप हेडेक, जो कि मेनली स्ट्रेस के कारण होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। सो जो मसल है उसमें ज़्यादा टेंशन होता है, इसी कारण ये नाम पड़ा टेंशन टाइप हेडेक। और एंजाइटी के कारण होता है, जिसके कारण कि जब पेशेंट को हेडेक होता है तो और ज़्यादा एंजाइटी होता है, और ये साइकिल चलते रहता है, तो पेशेंट का जो कंडीशन होता है और ज़्यादा सीवियर होते रहता है। जो पेन होगा वो डल होगा, प्रेशर लाइक होगा, या फिर बैंड लाइक सेंसेशन अराउंड द हेड, इस तरह का सेंसेशन होता है। बट इसमें कोई वॉमिटिंग या फिर फोटोफोबिया नहीं होता है जैसा कि माइग्रेन होता है। ये सिम्टम्स टेंशन टाइप हेडेक में एब्सेंट होते हैं। The other one, second most common headache is migraine, जिसमें कि ऑरा होता है, फोटोफोबिया है, वॉमिटिंग, नोजिया एंड हेडेक, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। द थर्ड वन इज क्लस्टर हेडेक, इसका चांसेस माइग्रेन से कम होता है, बट ये बहुत ही सीवियर है। इसका अदर नेम माइग्रेनस न्यूरैल्जिया है। इसको सुसाइड हेडेक भी कहते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि पेशेंट अल्टीमेटली सुसाइड करना चाहता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि पेशेंट हेडेक के कारण सुसाइड कर लिया है। और ये माइग्रेन से कम कॉमन है, बट मेनली ये मेल में होता है, जबकि माइग्रेन जो है वो कॉमनली फीमेल में होता है। क्लस्टर हेडेक जो होगा वो क्लस्टर में होगा, जो सिम्टम्स हैं वो ग्रुप में आएंगे, इसलिए इसका नाम क्लस्टर हेडेक है। मोस्टली ये सुबह में होता है, पेशेंट जो इसी हेडेक के कारण इसका नींद खुलता है, इसलिए इसको अलार्म क्लॉक हेडेक भी कहते हैं। सेकेंडरी हेडेक, इट मे बी ऑफ टू टाइप। हेड इंजरी, कोई इंजरी के कारण, जैसे हेमरेज में होता है सब एक्नोड हेमरेज, जिसमें थंडर क्लैप हेडेक मिलता है। सो हेड इंजरी। और ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर है, आसपास के टिश्यू में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कारण की हेडेक प्रोड्यूस होता है। तो टेंशन टाइप हेडेक, ये या तो साइनसाइटिस के टाइप का हो सकता है, जैसे ऊपर में फ्रंटल साइनस है, नाक के नीचे के रीजन में मैक्सिलरी साइनस है, पीछे स्फेनोइडल एंड एथमोइडल साइनस है। तो जो साइनसाइटिस का पेन होता है वो इस तरह का होता है, तो या तो जो फर्स्ट फिगर है वो रिप्रेजेंट करेगा, और जो बैंड लाइक पैटर्न होता है वो रहेगा, जो कि फोरहेड में होगा। माइग्रेन जो पेन है वो यूनिलेटरल होगा, सिर्फ एक साइड, आइदर लेफ्ट और राइट, कुछ केसेस में ये जनरलाइज्ड भी हो जाता है। एंड क्लस्टर टाइप हेडेक, जिसमें कि जो पेन है वो पेरी ऑर्बिटल रीजन में आता है, जो पेन है वो पहले हेड के रीजन में आता है, बट अल्टीमेटली ये आई के रीजन में आकर के लोकेट हो जाता है। सेकेंडरी हेडेक जो है वो 10% है, जबकि प्राइमरी हेडेक जिसका कॉज इडियोपैथिक है वो 90% केसेस में होता है।
migraine. Etymology: migraine came from a Greek word named hemicrania. So hemi means half and crania come from the word cranium, जिसका मतलब होता है skull और cranium. So the meaning of migraine is pain in half of the head. Introduction: It is also called hemicrania. माइग्रेन को हेमिक्रेनिया भी कहते हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है. अ फॉर्म ऑफ रिकरेंट पैरोक्सिस्मल हेडेक. तो ये पेन जो है वो रिकरेंट है, बार बार होगा. पैरोक्सिस्मल है यानी कि अटैक के जैसा आएगा. ऑफन कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ हेड. जनरली ये एक साइड ऑफ हेड के एक साइड में ही वो कन्फाइंड रहता है, लोकलाइज्ड रहता है. बिगिनिंग इन चाइल्डहुड टू एडल्ट लाइफ. तो बचपन से लेकर के एडल्ट लाइफ में जनरली ये 40 से कम ईयर में ही होता है. इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन हेडेक, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हेडेक है वो है टेंशन टाइप हेडेक. इंसिडेंस: इट ऑकर्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन ग्लोबली. इट इज द थर्ड मोस्ट प्रिवेलेंट डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड. एक स्टडी हुआ था 2016 में, जिसमें कि ये कंक्लूजन आया कि माइग्रेन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, क्योंकि पेशेंट को जो पेन होता है वो इतना सीवियर होता है जिससे उसकी डेली एक्टिविटीज जो है वो अल्टर होती हैं. आइदर इट मे बी ऑफ एजुकेशन और द प्रोफेशन, जो जॉब है तो उसमें जो इंसान है वो प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता है. तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है. जो सबसे लाइटर शेड है ये वर्ल्ड का मैप है, जिसमें कि अलग अलग रीजन में जो भी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ऑफ माइग्रेन है वो शो हो रहा है. यानी कि पेशेंट को माइग्रेन है, उसके बाद का जो वो डिसेबिलिटी वाला जो फेज है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में. तो जो लाइट शेड है लाइक अफ्रीका, उसमें ये सबसे कम है, जबकि धीरे सीवियरिटी बढ़ते जा रहा है. ऑरेंज, डार्क ऑरेंज एंड अल्टीमेटली रेड, जैसे नॉर्थ अमेरिका वगैरह, वो सारे रीजन में ये ज़्यादा सीवियर है. माइग्रेनोल एक टर्म है जो कि यूज होता है फॉर अ पर्सन हु सफर फ्रॉम माइग्रेन. यानी अगर किसी पर्सन को माइग्रेन है तो उसको माइग्रेनोल वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए. एटियोलॉजी: द एग्जैक्ट कॉज ऑफ माइग्रेन इज इडियोपैथिक सिंस इट इज द प्राइमरी हेडेक. तो इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है. सेरोटोनिन लेवल राइजेस बिफोर हेडेक. ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि जब हेडेक शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. यानी जो ऑरा का फेज होता है उसमें सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है. सेरोटोनिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए सेरोटोनिन इम्पॉर्टेंट है. फिर जो मेमोरी है ये सारी चीज़ के लिए भी सेरोटोनिन इम्पॉर्टेंट है. लर्निंग प्रोसीजर के लिए भी है. एटियोलॉजी में जेनेटिक भी है. बहुत सारे केसेस में देखा गया, लगभग 66% केसेस में, कि फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होता है. स्पेशली जो ट्विंस हैं उसमें भी मोनोजोगेटिक ट्विंस, ये सारे केसेस में ज़्यादा सिमिलरिटी मिलता है कि अगर एक फैमिली में एक को है तो दूसरे को भी रहेगा, ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा मिलता है. फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है. ये भी देखा गया है कि जो लोगों को मोशन सिकनेस होता है, लाइक किसी कार वगैरह में बैठने पे अगर नॉजिया वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, तो वैसे केस में देखा है कि पेरेंट्स में आइदर मदर और फादर या फिर फैमिली में कोई, उनको माइग्रेन रहता है और ऑफस्प्रिंग में ये मोशन सिकनेस रहता है. एंड अल्टीमेटली बाद में वो ऑफस्प्रिंग का वो मोशन सिकनेस बाद में माइग्रेन का फॉर्म भी ले लेता है. इस तरह का भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलता है. पैथोजेनेसिस: disturbance of carotid and vertebrobascular system together with neurotransmitter system. So जो carotid artery है and vertebrobascular system, जो कि आगे जाकर के सर्कल ऑफ विलिस बनाता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें फॉर्मन होता है, फॉर्मन ट्रांसवर्सिलियम, उसके थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाता है. फिर दोनों साइड का जो वर्टिब्रल आर्टरी वो मिलकर के बेसुलर आर्टरी बनाता है. फिर फर्दर वो बेसुलर आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होकर के पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाता है एंड फर्दर वो सर्कल ऑफ विलिस बनता है. तो ये इस एरिया में जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है या फिर जो डायलिटेशन होता है उसके कारण प्रॉब्लम होता है.
तो कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रोबैसिलर आर्टरी यानी जो वेसल्स है उसमें प्रॉब्लम होगा, अलॉन्ग विद द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम यानी जो सेरोटोनिन का जो इफेक्ट है, ये दोनों के कारण ऐसा माना जाता है कि इसके कारण प्रॉब्लम शुरू होता है। सो जब ये डिस्टर्बेंस होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा वेसल्स का, दैट लीड्स टू कॉर्टिकल एंड ब्रेनस्टेम इस्चीमिया। तो कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टेक्स जो ब्रेन का जो मेन पोर्शन है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो अफेक्टेड होता है, एंड ब्रेनस्टेम यानी मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, ये तीनों एरिया जो है वो वहाँ इस्चीमिया होगा, प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण की ऑरा होगा। एंड देन जब ऑरा स्टार्ट हुआ उस समय सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है, और ऑरा के फेज के बाद वैसोडाइलेटेशन होगा एज अ रिफ्लेक्स ऑफ द एक्सटर्नल कैनियल ब्लड वेसल्स दैट लीड्स टू स्ट्रेचिंग एंड इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द आर्टेरियल वॉल। तो नर्व एंडिंग जब अफेक्टेड होगा तो उसके कारण हेडेक होगा, इस समय सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है इन वैसोडाइलेटेशन, एंड फर्दर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि हेडेक को प्रोलॉन्ग टाइम तक मेंटेन करेगा, इसलिए जो पेन होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। So serotonin, the neurotransmitter, during aura वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, उसमें सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज रहेगा, जबकि ड्यूरिंग अटैक वैसोडाइलेटेशन होगा और सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज रहेगा। इन ऑरा द इंक्रीज्ड सेरोटोनिन लेवल triggers the vasoconstriction that leads to cortical spreading depression। तो जो कॉर्टिकल रीजन है वहां पे इनहिबिशन का फेज होगा, उसको कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। दैट लीड्स टू ब्रेन बिकम्स हाइपरसेंसिटिव, और वो जो रीजन होता है वो ज्यादा जिस एरिया से जिस लोब में ये पहुंचेगा वो एरिया ज्यादा हाइपरसेंसिटिव होता है। एंड ड्यूरिंग अटैक जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है तो वैसोडाइलेटेशन ट्रिगर होता है, दैट लीड्स टू ट्रिगर फॉर पेन रिसेप्टर, और फिर जब पेन रिसेप्टर जब ट्रिगर्ड होता है तो फिर पेन फील होता है। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, ये मेनली जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पे इनहिबिशन होता है कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का, तो जो एरिया अफेक्टेड होता है वहाँ पर जो एरिया अफेक्टेड है जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन अल्टर्ड होता है। तो सबसे पहले ये शुरू होता है ऑक्सीपिटल रीजन से, ऑक्सीपिटल रीजन से शुरू होता है वो ये एंटीरियरली आगे की तरफ जाएगा और अलग अलग लोब्स में वो इफेक्ट होगा। तो धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो बढ़ते जाएगा, ये एंटीरियरली बढ़ते जाएगा, 0 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 14 मिनट्स, 16 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो इतने देर में वो हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर तक आएगा, उससे आगे भी जा सकता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो ऑक्सीपिटल एरिया से होता है, इसलिए जो ऑरा भी जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी 99% केसेस में विजुअल ऑरा होगा, जो विजन होगा वो अफेक्टेड होता है, वो ज्यादा हाइपरसेंसिटिव होता है। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेगा और स्टार्ट होता है ऑक्सीपिटल रीजन से। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और ट्रिगर फैक्टर्स यानी वैसी चीजें जिससे कि पेन जो है वो ज्यादा सीवियर हो जाएगा या फिर इनिशिएट होगा। तो जेनेटिक्स, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन का केस पॉजिटिव रहेगा। हार्मोनल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये देखा गया है कि जो माइग्रेन का पेन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका रिलेशन रहता है, या फिर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है क्योंकि इसमें भी हार्मोन के कारण हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो पेन से रिलेशन देखा गया है। डाइटरी, बहुत सारे लोगों को अलग अलग डाइटरी थिंग्स से प्रॉब्लम होता है, लाइक चीज, चॉकलेट, रेड वाइन एक्सेट्रा। एंड साइकोलॉजिकल, आफ्टर पीरियड ऑफ स्ट्रेस, तो किसी स्ट्रेस के बाद अगर स्ट्रेस के समय पेन हो रहा है तब वो टेंशन टाइप हेडेक है, बट स्ट्रेस का फेज चला गया है तब अगर पेन स्टार्ट हो रहा है तब वो माइग्रेन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, एज, यंग एडल्ट्स बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो जनरली ये स्टार्टिंग के फेज में होता है, जो एडल्ट का जो फेज हुआ वो 14 ईयर्स से कम में। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव इन 2/3 केसेस, तो 2/3 केसेस में जेनेटिक हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव होता है। सेक्स,
एक मिथ है कि माइग्रेन जो है वो फीमेल को ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज मेल और फीमेल का कंपेरिजन अगर देखा जाए स्टडीज़ में, तो मेल के केसेस में माइग्रेन का केस जो है वो ज़्यादा होता है, ओनली ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज। प्यूबर्टी फेज में मेल का केस ज़्यादा मिलता है, जबकि फर्दर लाइफ में फीमेल केसेस ज़्यादा आते हैं। लेकिन एडल्ट लाइफ जो फीमेल है उसमें 20% पेशेंट्स जो है वो माइग्रेन से अफेक्टेड होते हैं कभी न कभी अपने लाइफ में, एंड मेल में 6%, तो लगभग ट्रिपल जो है वो फीमेल में है। और ये सिर्फ जो है नहीं कि 40 ईयर्स से कम में, वो अपने इंटायर लाइफ में कभी न कभी जो अफेक्टेड होते हैं। तो फीमेल का केसेस जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मेनोपॉज, उस समय जो है जो फीमेल में माइग्रेन हेडेक का चांसेस है वो घट जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण है। तो प्रेगनेंसी और मेनोपॉज दोनों फेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस समय ये केस जो है वो घट जाता है। ट्रायड ऑफ माइग्रेन, यानी कि 3 सिम्टम जो कि माइग्रेन को डिफाइन करता है, इज पैरोक्सिस्मल हेडेक, जो हेडेक है वो पैरोक्सिज्म में होगा, यानी कि अटैक के साथ होगा। नोजिया एंड और वॉमिटिंग, या तो सिर्फ नोजिया हो या वॉमिटिंग हो या दोनों हो, ये दोनों चीज हो सकता है। एंड ऑरा, तो ये तीनों फेज जो वो प्रेजेंट रहेगा, इसको ट्रायड ऑफ माइग्रेन कहते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेन, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। माइग्रेन विथ ऑरा, जिसको क्लासिक टाइप कहते हैं, और ये 15 to 20% केसेस में होता है। माइग्रेन विदाउट ऑरा, जो कि कॉमन टाइप है, ज़्यादा केसेस इसी का मिलता है, जो कि 80% केसेस में है। एंड माइग्रेन वेरिएंट्स, वैसे केसेस जिसमें कि माइग्रेन के सिम्टम है बट हेडेक एब्सेंट होता है, बाकी सारा सिम्टम मिलता है और उसमें कोई मॉडिफाइड सिम्टम आता है, उसको माइग्रेन वेरिएंट्स कहते हैं, जो कि लगभग 5% केसेस में होता है। फेजेस ऑफ माइग्रेन, ये बेसिकली 4 फेज में होता है। सबसे पहले प्रोड्रोम फेज और प्रीमॉनिटरी, जो कि अटैक के पहले का फेज है, जो कि फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज बिफोर द अटैक हो सकता है। देन ऑरा, इसको हिंदी में पूर्वाभास कहते हैं, कि पेशेंट को पहले ही फील होने लगता है, कुछ अनइजीनेस लगेगा, जिसके बाद पेशेंट ये रियलाइज करेगा कि अब उसको जो माइग्रेन का अटैक है वो आने वाला है। ये 5 to 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे के अंदर का फेज होगा पेन स्टार्ट होने के। फिर है हेडेक, जो कि 4 to 22 आवर्स यानी कि 4 घंटे से 3 दिन तक रह सकता है। एंड जो सबसे लास्ट फेज है वो है पोस्टड्रोम फेज और आफ्टर अटैक। तो जो हेडेक का अटैक हुआ उसके बाद होगा पोस्टड्रोम फेज, और ये 24 to 48 आवर्स यानी कि 1 दिन से 2 दिन तक ये फीचर्स रह सकता है। प्रोड्रोम फेज जो पहला फेज है, और ये 20% केसेस में मिलता है। मे बी कंप्लेन फॉर फ्यू आवर्स और डेज। प्रोड्रोमल सिम्टम, अल्टर्ड मूड, जो मूड रहेगा वो बार बार चेंज होगा, इरिटेबिलिटी रहेगा, डिप्रेशन, वीकनेस, लैसिट्यूड यानी टायर्ड फीलिंग होगा, मैलेज यानी अनईजी फीलिंग होगा, पेशेंट जो रहेगा वो अनप्रेजेंट फील करेगा, उसको नॉर्मल नहीं लगेगा। बिहेवियरल चेंज, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। स्टिफ मसल स्पेशली इन नेक, तो जो पेन है वो अगर नेक में रेडिएट हो रहा है तो जो मसल है नेक का वो स्टिफ होगा। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड, सेंसिटिविटी टू स्मेल और नॉइज, तो स्मेल या नॉइज से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। माइग्रेन फेजेस, प्रीमॉनिटरी फेज, सेंसिटिव टू लाइट, साउंड और स्मेल, अनएक्सप्लेनेबल मूड चेंजेस, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, स्टिफनेस ऑफ नेक, फूड क्रेविंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। सेकेंड फेज इज ऑरा, जो कि 60% केसेस में होता है, सारे केसेस में ऑरा प्रेजेंट नहीं होता है। मे बी कंप्लेन फॉर 5 to 60 मिनट।
विजुअल ऑरा, ये सबसे कॉमन फॉर्म है ऑरा का। इट इज प्रेजेंट इन 99% ऑफ केसेस। इट इज मोस्ट कॉमन ऑरा और 99% केसेस में ये मिलता है। ये सेंसरी ऑरा का फॉर्म है। विजुअल में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा अल्टर्ड रहेगा, जैसे इसमें कुछ जिगजैग पैटर्न है ऊपर वाले रीजन में, तो ये विजुअल ऑरा में आएगा। एनहांसमेंट रेमिनिसेंट ऑफ अ जिगजैग फॉर्ट स्ट्रक्चर, जो फॉर्ट का स्ट्रक्चर है वो जिगजैग फॉर्म में दिख रहा है। स्कॉर फॉर्म भी हो सकता है, लाइक नेगेटिव स्कोटोमा, यानी कि किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में जब ब्लाइंडनेस होता है तो उसको स्कोटोमा कहते हैं। नेगेटिव स्कोटोमा, जो स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट है, लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ लोकल स्ट्रक्चर, तो ये नेगेटिव स्कोटोमा है। जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है बट वो नहीं दिख रहा है, वहां पर वो वेग है, धुंधला है। पॉजिटिव स्कोटोमा, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स अगर नजर आ रहे हैं तब वो पॉजिटिव स्कोटोमा है। लोकल परसेप्शन ऑफ एडिशनल स्ट्रक्चर्स, ये हेमियोपिया है। एक साइड का विजन सही है, दूसरी साइड का जो विजन है वो लॉस्ट है। मोस्टली वन साइडेड लॉस ऑफ परसेप्शन, तो एक साइड का विजुअल फील्ड पूरा एब्सेंट है तो बस एक ही साइड दिखाई देगा। सेंसरी ऑरा, जो कि 40% केसेस में होता है। इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑरा एंड occurs in 30 to 40% of people with auras। तो इसमें सेंसेशन होगा, लाइक हाथ पे पिन का सेंसेशन होगा, लगेगा कि कोई हाथ में बहुत सारा पिन है, या फिर पूरा बॉडी जो है वो उस पर पिन्स है, या फिर किसी चीज का मोशन है, कोई इंसेक्ट चल रहा है, इस तरह का सेंसेशन होगा, वो सेंसरी ऑरा में है। एक टर्म है आइसोलेटेड ऑरा और साइलेंट माइग्रेन। द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर नॉट फॉलोड बाय हेडेक, यानी ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, प्रोड्रोम फेज हो रहा है, ऑरा हो रहा है, बट हेडेक नहीं हो रहा है, तो उसको आइसोलेटेड ऑरा या फिर साइलेंट माइग्रेन कहेंगे। हेडेक, जो कि थर्ड फेज है, लास्टिंग फ्रॉम 4 to 72 आवर्स। जो पेन होगा वो सीवियर होगा। थ्रॉबिंग, स्प्लिटिंग हेडेक, क्योंकि इसका नाम भी स्प्लिटिंग हेडेक है, लगेगा कि जो हेड है वो डिवाइड हो रहा है पार्ट्स में। नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट होगा। मूवमेंट मेक्स द पेन वर्स, मोशन से पेन जो है वो अग्रवेट होगा। पेशेंट प्रेफर टू लाई इन अ क्वाइट डार्क रूम, पेशेंट को फोटोफोबिया भी होगा, वो डार्क रूम में रहना चाहेगा और शांति से लेटना चाहेगा, उसको एग्जॉशन पसंद नहीं आएगा इस फेज में। यूनी और बायलेटरल और में इवन भी जनरलाइज्ड, जो पेन है वो जनरली एक साइड होता है, माइग्रेन ऐसे ही पॉपुलर है वन साइडेड हेडेक के लिए, तो बट ये हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंट स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो पेन है वो यूनिलेटरल रहे, बट बाद में बायलेटरल दोनों साइड हो, वो जनरलाइज्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फोटोफोबिया, पेशेंट को लाइट से बहुत फियर रहेगा, प्रॉब्लम होगा, उससे उसका हेडेक बढ़ेगा। फोनोफोबिया, साउंड जो है वो उसको बहुत ज्यादा श्रिल साउंड लगेगा, उससे उसको प्रॉब्लम होगा। एंड ऑस्मोफोबिया है, यानी कोई स्मेल वो उसको अनप्लेजेंट लगेगा, उससे उसका हेडेक हो सकता है बढ़ जाए। तो ये तीनों फोबिया प्रेजेंट होता है माइग्रेन में, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया एंड ऑस्मोफोबिया। फोर्थ फेज जो लास्ट फेज है, पोस्टड्रॉम फेज और आफ्टर अटैक फेज, जो कि हेडेक के बाद आता है। मे बी इंक्रीज यूरिन फ्लो, जिसको डायलिसिस भी कहते हैं, तो इस फेज में जो यूरिन फ्लो है वो मे बी इंक्रीज हो जाए। पेशेंट बिकम्स वेरी स्लीपी, सो फीलिंग इन द एरिया वेयर माइग्रेन वाज, तो जिस एरिया जो एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, तो आफ्टर हेडेक जो है वो एरिया जो है वो सोर फील रहेगा, उसमें वो सोरनेस प्रेजेंट रहेगा। इम्पेयर्ड थिंकिंग फॉर अ फ्यू डेज, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज्ड रहेगा, तो जो थिंकिंग है वो इम्पेयर्ड रहेगा कुछ दिन के लिए। फील्स टायर्ड और हंग ओवर, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, मूड चेंजेस एंड वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहेंगे। माइग्रेन फेजेस, पोस्टड्रॉम फेज, कंफ्यूजन वाला फेज रहेगा, जनरली अनवेल एंड एग्जॉशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इंटर इक्टल फेज, इंटर यानी कि बिटवीन टू फेज, जो इक्टल है, इक्टल यानी कि अटैक, तो दो अटैक के का बीच का जो फेज होगा उसको इंटर इक्टल फेज बोलेंगे। तो
ये जो ट्रिगर्स है उसके कारण हेडेक होगा, और वो मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है बहुत सारे रीजन से, चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस रहे, वो जेनेटिक रहे, या फिर किसी डाइटरी थिंग्स के कारण हो, ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसके बाद आएगा प्रीमॉनिटरी फेज, जिसमें कि अनयूजुअल क्रेविंग होगा, यॉर्निंग, फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइटेंड परसेप्शन। इसमें पेशेंट जो है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहे और सुपरस्टिशियस भी हो सकता है, तो ये सारा फेज इसमें रहेगा। उसके बाद आएगा जब प्रीमॉनिटरी फेज खत्म होगा तो ऑरा आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीमॉनिटरी फेज खत्म हो जाता है और तब ऑरा आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रीमॉनिटरी फेज खत्म हो गया, ऑरा आया और वो कंटिन्यू रह गया हेडेक के फेज में भी, तो इस तरह कंडीशन भी प्रेजेंट होता है। सो ऑरा, इसमें विजुअल चेंजेस होगा, जैसे विजुअल ऑरा जो वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्पीच डिफिकल्टी यानी एफेजिया, कंफ्यूजन एंड नमनेस। हेडेक जो कि ऑरा के बाद आएगा। हेडेक में नोजिया और वॉमिटिंग, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, पुअर कंसंट्रेशन, लिमिटेड एक्टिविटीज। जो पेशेंट का पेन इतना सीवियर होगा तो उसका जो डेली एक्टिविटी है वो अल्टर्ड कर जाएगा, तो वो लिमिटेड एक्टिविटी होगा। एंड डिसेबिलिटी, क्योंकि पेशेंट अपना जो डेली वर्क है वो करने में कैपेबल नहीं रहेगा, सो डिसेबिलिटी। हेडेक के बाद पोस्ट्रोम फेज, इसमें कि हैंगओवर फेज होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा, टायर्ड एंड डायरेसिस यानी कि एक्सेसिव यूरिन का डिस्चार्ज होगा। उसके बाद फिर इंटरएक्टल फेज, तो दो इंटरएक्टल फेज के बीच में अटैक होगा, एक्टल फेज होगा एंड फिर इंटरएक्टल फेज, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। माइग्रेन वर्सेस हेडेक, तो माइग्रेन में जो पेन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, बट हेडेक में वो लोकलाइज नहीं रहता है। लाइक माइग्रेन का पेन जनरली एक साइड में लोकलाइज रहता है, ऐसा हेडेक में नहीं होता है। डजंट अफेक्ट विजन, माइग्रेन में जो हेडेक में जो पेन है वो विजन को अफेक्ट नहीं करता है, बट जो माइग्रेन का पेन है वो विजन को अफेक्ट करता है, उसमें स्कोटोमा होता है या फिर हेमियोपिया होगा। हेडेक में लाइट सेंसिटिविटी नहीं रहता है, जबकि माइग्रेन में लाइट सेंसिटिविटी रहता है, उसमें फोटोफोबिया होता है। हेडेक में हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल नहीं होगा, जबकि माइग्रेन में ये ज़्यादा फील होगा, क्योंकि ये सारा सिम्टम चाहे वो स्मेल है तो वो उसको स्मेल वो ज़्यादा एक्यूटी ऑफ स्मेल होगा, या फिर जो स्मेल है उसको ज़्यादा सीवियर पता चलेगा, तो हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल होगा। हेडेक में कैन बी रिलीव्ड बाय पेन किलर्स, जबकि माइग्रेन में पेन किलर से रिलीफ नहीं मिलता है। हेडेक डजंट कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जबकि माइग्रेन में नॉजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। माइग्रेन वेरिएंट और माइग्रेन इक्विवेलेंट, जो कि थर्ड टाइप है माइग्रेन का। माइग्रेन वेरिएंट, अ माइग्रेन दैट एग्जिबिट्स इटसेल्फ इन अ फॉर्म अदर देन हेड पेन, तो हेडेक के अलावा कोई और सिम्टम जब रहता है मॉडिफाइड फॉर्म में, उसको माइग्रेन वेरिएंट कहते हैं। ये 5% केसेस में मिलता है। इट इज लेस रिकॉग्नाइज्ड, पहचानते लोग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हेडेक ही एब्सेंट है, तो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेस कॉमन एंड लेस अंडरस्टूड, तो इसमें हो सकता है कि जो डायग्नोसिस हो वो सही नहीं हो, इससे कंडीशन भी हो सकता है, क्योंकि माइग्रेन को सिंपल लैंग्वेज में लोग ये समझते हैं कि अगर हेडेक है तो माइग्रेन हो सकता है, अगर हेडेक ही नहीं है तो माइग्रेन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर वो माइग्रेन वेरिएंट है तो उसमें हेडेक एब्सेंट हो सकता है। तो इसमें एक टाइप है एब्डोमिनल माइग्रेन, इसमें नॉजिया प्लस वॉमिटिंग प्रेजेंट होगा, बट इसमें हेडेक नहीं होगा, और ये मोस्टली चाइल्डहुड में होगा। जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसमें स्टमक एक भी हो सकता है जो कि लॉन्ग टाइम तक रहता है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन, रिकरेंट ट्रांजिएंट हेमीप्लेजिया, तो नाम से हेमीप्लेजिक माइग्रेन, तो रिकरेंट बार बार होगा, ट्रांजिएंट यानी शॉर्ट टाइम के लिए, हेमीप्लेजिया यानी कि हाफ साइड में पैरालिसिस, और हेमीपैरालिसिस, पैरालिसिस यानी कि पार्शियल पैरालिसिस। तो हेमीपैरालिसिस यानी कि या तो पार्शियल पैरालिसिस होगा या फिर हेमीप्लेजिया पूरा पैरालिसिस रहेगा किसी एक साइड में, दैट अकर्स ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ माइग्रेन, तो ये माइग्रेन के अटैक के समय ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये हेमीप्लेजिक माइग्रेन है। फिर है रेटिनल माइग्रेन, ऑक्लूजन ऑफ रेटिनल आर्टरी और एनी ऑफ इट्स ब्रांचेज, तो जो रेटिनल आर्टरी है उसमें अगर ऑक्लूजन हो रहा है या फिर उसके किसी ब्रांचेज में, तब रेटिनल माइग्रेन होगा। और रेटिनल आर्टरी जो है वो एंड आर्टरी है, इसका कोई कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन नहीं है,
इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। ट्रांजिएंट मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें भी शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम होगा। मोनोक्यूलर ब्लाइंडनेस यानी कि एक आई में ब्लाइंडनेस होगा। इन यंग एडल्ट्स, ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं यंग एडल्ट्स। लास्टिंग फ्रॉम मिनट्स टू 1 आवर, तो मैक्स ये 1 आवर तक सिम्टम इसका रह सकता है। डायग्नोसिस, इट इज कम्प्लीटली ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स। माइग्रेन का जब टेस्ट कराया जाए, चाहे वो कोई भी इमेजिंग हो, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं मिलता। जनरली पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ नहीं रहता है। तो ये एक्सक्लूसिवली ये क्लिनिकल सिम्टम पे बेस्ड है कि जिस तरह का सिम्टम है उस हिसाब से इसको पहचानते हैं कि ये माइग्रेन है या नहीं है। अदरवाइज रिपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स आर नॉट एफिशिएंट, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है रिपोर्ट्स में। मैनेजमेंट, पेशेंट शुड रेगुलेट देयर लाइफ सो एज टू अवॉइड बोथ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। तो ये सारा चीज़ से प्रॉब्लम होता है, फिजिकल एग्जर्शन से या मेंटल एग्जर्शन से। तो पेशेंट को अपना लाइफ इस तरह से रेगुलेट करना है कि ये सारे फैक्टर्स को वो अवॉइड कर सके। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स और ट्रिगर्स जिसको कहते हैं, करेक्टेड और अवॉइडेड विच एवर इज पॉसिबल। तो अगर वो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर को अगर वो करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट करें, या फिर अवॉइड कर सकते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करें। जो पॉसिबल हो वो मैनेजमेंट में आएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, माइग्रेन स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो रहा है, उसमें भी हेडेक होता है और सारा सिम्टम होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये है। फिर फोकल एपिलेप्सी और माइग्रेन में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। इससे एपिलेप्सी में भी 4 फेज होता है। वो जिस तरह से माइग्रेन में प्रोड्रोमल फेज है, प्रोड्रोमल फेज, इस तरह से एपिलेप्सी में भी होता है। एपिलेप्सी में भी ऑरा होगा, अटैक होगा, फिर पोस्ट एक्टल इफेक्ट होता है जिसमें कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड इनवॉलंटरी डिफिकेशन होता है। तो इस तरह का फेज एपिलेप्सी में भी है। एपिलेप्सी में भी डाइट्री थिंग से, हार्मोनल चेंजेस से, ये सारा चीज़ से प्रॉब्लम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स से प्रॉब्लम का कॉज करता है एपिलेप्सी। तो ये सारा चीज़ काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है माइग्रेन में और एपिलेप्सी में। सो फोकल एपिलेप्सी यानी किसी एक जगह से एपिलेप्टिक अटैक शुरू होगा और फिर जब वो जनरलाइज्ड होता है तो उसको फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फोकल एपिलेप्सी है। हाइपरटेंशन, बीपी अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा उसमें भी हेडेक होता है और जो कुछ सिम्टम्स इसके मिलते हैं। सो हाइपरटेंशन, साइनोसाइटिस एंड ब्रेन ट्यूमर, तो ये सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है। माइग्रेन एंड हेडेक अवेयरनेस मंथ हर ईयर जून में सेलिब्रेट होता है। एंड क्रॉनिक माइग्रेन अवेयरनेस डे ये 29 जून को है। तो माइग्रेन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और इमोशनल सपोर्ट के लिए 29 जून को क्रॉनिक माइग्रेन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। थैंक यू।